हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजेश जोशी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे व्हाट इज प्रिज्म। प्रिज्म देखिए, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो ट्रायंगुलर सरफेस होती है और तीन रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं। ओके, means it is a structure bounded by two triangular and three rectangular lateral surfaces। solid structure होता है ना। अब इसको मैंने यहाँ डायग्राम में जो बनाया है उसको पूरा यहाँ लेबल भी कर दिया कि ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी एक तो ये ट्रायंगल बनता है और पी क्यू आर ये ट्रायंगल है ना। तो ये जो ट्रायंगुलर सरफेसेस हैं और इसकी जो रेक्टेंगुलर सरफेस है कौन सी, ए बी क्यू पी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है। ए सी आर पी ये जो है वो दूसरी आपकी रेक्टेंगुलर सरफेस है और BCRQ ये तीसरी रेक्टेंगुलर सरफेस है। तो ये तीन रेक्टेंगुलर सरफेस इसकी हो जाती हैं। तो इट इज अ स्ट्रक्चर बाउंडेड बाय टू ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। एंड जो रेक्टेंगुलर सरफेस होती है ये एक दूसरे पे एक एंगल पे इंक्लाइंड होती है। दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सुटेबल एंगल। और जो एंगल जिस पे ये इंक्लाइंड होती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं जहां पे ये दो लेटरल सरफेसेस जो है रेक्टेंगुलर वो इंक्लाइंड होती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, प्रिज्म का स्ट्रक्चर। ओके, अब हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो देखिए हमने इससे पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब पढ़ा था और वहां आपने देखा था कि एक ग्लास स्लैब है, इससे जब लाइट पास होती ए बी सी डी स्लैब बनाया था हमने, रे ऑफ लाइट आई और ये कौन से मीडियम में गई, रेयर से डेंसर, क्योंकि ये एयर मीडियम था। ग्लास स्लैब में ये जो मीडियम होता है ग्लास मीडियम, तो एयर कैसा है, रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंसर में तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई थी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी, है ना, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और ये दूसरी सरफेस सीडी है, यहाँ से फिर से एक रिफ्लेक्शन होता है लाइट का और फाइनल जो रे होती है जो इमर्जेंट रे जिसको हम बोलते हैं वो क्या करती है बेटा? यस, वेरी गुड, बताइए जल्दी जल्दी। अरे वाह यार, यस, इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू इंसिडेंट रे। किस केस में? अगर ये स्लैब नहीं होता तो ये जो रे थी इंसिडेंट रे, जिसको मैं अगर मैं नाम दे दूं, लेबल कर दूं पी क्यू आर एस बोला है मैंने पूरा रिफ्रैक्शन, और पी क्यू ये बोल देते हैं टी। तो ये पी क्यू टी जो रे है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है अगर स्लैब नहीं होता तो। लेकिन स्लैब होने से क्या हुआ, इसके दो रिफ्लेक्शन हुए, एक सरफेस ए बी पे और दूसरा सरफेस सी डी पे। उस रिफ्लेक्शन के कारण क्या हुआ बेटा, वो दो बार अपने एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पास से डेविएट हुई, लेकिन फाइनल रे जो इमर्ज हुई है सरफेस सी डी से वो एक्चुअल इंसिडेंट रे के पैरेलल ट्रेवल करती है। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब में। अब हम यहाँ बात करने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। तो देखिए एबीसी एक ग्लास प्रिज्म है। ओके, एबीसी उसका ट्रायंगुलर फेस है और एक रे ऑफ लाइट चली और वो चलते हुए गई और ये सरफेस आपके एबी पे स्ट्राइक करी। ये कहाँ से आई है? एक रे आ रही है कोई सोर्स से और वो आके सरफेस एबी पे स्ट्राइक करती है। सरफेस एबी पे स्ट्राइक की रे ने, और ये जब स्ट्राइक करती है हम इसको लेबल कर देते हैं यहाँ पे भी P और Q बोल दिया मैंने। ओके, PQ रे ऑफ लाइट है, वो पॉइंट Q पे टकराती है सरफेस AB पे। जैसे ही वो टकराई तो क्या होगा, बेटा? ये मीडियम कौन सा है? एयर है। और प्रिज्म कौन सा मीडियम में है? सॉरी यहाँ लिख देते हैं ग्लास। ये ग्लास है तो एयर से ग्लास में गई मींस मीडियम चेंज हुआ। और कैसा, एयर कौन सा मीडियम है बेटा? रेयर मीडियम है। ग्लास कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। तो रेयर से डेंसर में गई और रेयर से डेंसर में जाती तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे नॉर्मल? तो एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सरफेस एबी पे, ये एन डैश एक नॉर्मल हो गया। तो ये जो रे है पी क्यू ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब ये एंगल अपन ने बोल दिया I1, इसको बोल दिया R1। अब ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं लेबल कर देता हूं QR। ओके, ये एरो साइन बनाना बहुत जरूरी है, आपको बताया है रे डायग्राम में। अब ये QR डायरेक्शन में ट्रेवल की,
ये जब क्यूआर प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करती है तो यहाँ पे सरफेस है प्रिज्म की एसी, तो अंदर जब ये क्यूआर डायरेक्शन में ट्रेवल की तो फिर से वो सरफेस एसी पे टकराई है, जो कि एयर और इस प्रिज्म के मीडियम को सेपरेट करती है सरफेस। तो यहाँ फिर से एक रिफ्लेक्शन होगा। अब वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहां से होगा, ग्लास से एयर में होगा, मींस डेंसर टू रेयर मीडियम। तो यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम, इसको बोल दिया एम डैश। अब ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे डेंसर से रेयर में गई तो क्या होगा बेटा, ये इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आर एस डायरेक्शन में चली गई वो बेंड होके। अब मैं बात करता हूं कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता इंसिडेंट रे पी क्यू के रास्ते में, अगर इसमें कोई रुकावट नहीं आती तो क्या होता, ये अपने स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती रहती। हम चल रहे हैं पटरी पटरी सीधे सीधे, ये पटरी पटरी चली जाती सीधे सीधे, लेकिन ये प्रिज्म रखा होने से क्या हुआ, वो प्रिज्म की सरफेस ए बी पे टकराई तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज हुआ तो उसका रास्ता बदल गया, प्रिज्म के अंदर वो बदल के क्यू आर डायरेक्शन में चली गई। लेकिन अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये पी क्यू टी डायरेक्शन में चली जाती, पी क्यू टी डायरेक्शन में स्ट्रेट चली जा रही होती, लेकिन प्रिज्म के कारण इसका रास्ता बदल गया और ये पी से क्यू और फिर क्यू से आर डायरेक्शन में प्रिज्म के अंदर गई, और वहां एक और रिफ्लेक्शन हुआ प्रिज्म की सरफेस एसी पे क्यू आर का, और वो फाइनली रिफ्लेक्ट होके कहां गई, आर एस डायरेक्शन में। तो एज ए होल अगर अपन मैं बात करता हूं तो इसको क्या बोलता हूं, इंसिडेंट रे, इसको मैं बोलूंगा रिफ्लेक्टेड रे, और इसको अगर बात करते हैं तो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट बोलेंगे, है ना। तो ये जो रे फाइनली इमर्ज होके आई है वो आर एस डायरेक्शन में ट्रेवल कर गई, है ना, वो आर एस डायरेक्शन में ट्रेवल की। लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूँ, पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो पॉइंट यू पे इंसिडेंट रे से मिलती है। अगर यहाँ देखते हैं तो क्या होता है, इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे से मिलती नहीं है। अगर वो स्लैब के एब्सेंस में अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा अभी तो पीछे चली जाएगी, वो तो इसमें कहीं मिलेगी नहीं, पैरेलल ही चलती रहेगी उसके। लेकिन यहाँ क्या होता है, यही तो डिफरेंस है बेटा। तो यहाँ क्या हो रहा है, पीछे बढ़ाने पे वो इंसिडेंट रे से मिल जाती है, कहीं जाके पॉइंट यू पे मिल रही है। यहाँ अगर हम देखते हैं स्लैब वाले केस में तो रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इमर्जेंट रे एक्चुअल इंसिडेंट रे के पैरेलल ट्रेवल करती है फाइनली, है ना। बट हियर इट इज नॉट सो इन केस ऑफ प्रिज्म। यहाँ इमर्जेंट रे वो बेंड हो जाती है अपने स्ट्रेट लाइन पास से। अब वो कितनी बेंड हुई, तो इसको पीछे बढ़ा रहे तो यहाँ एक एंगल है, इंसिडेंट रे के पैरेलल नहीं है। यहाँ तो बोले साथ साथ चलेंगे, मिलेंगे नहीं लेकिन साथ साथ चलेंगे, मैं आपका साथ दूंगी, साथ इमर्जेंट रे बोली इंसिडेंट से मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन यहाँ बोले नहीं, हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब हमारी बात समझ में नहीं आ रही, हमारी बात बन नहीं रही है, हम अलग अलग जाएंगे, अपने रास्ते अलग है। तो इमर्जेंट रे इधर चली गई, इंसिडेंट रे उधर गई प्रिज्म के एब्सेंस में, तो दोनों के रास्ते अलग हो गए, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं, इसको पीछे बढ़ाए तो ये जो जहां मिलती है वो एक एंगल बनता है। उस एंगल को क्या बोलते हैं, पहले तो ये बात करते हैं, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमने यहाँ देखा कि जो इमर्जेंट रे है वो एक पर्टिकुलर एंगल से अपने स्ट्रेट लाइन पास से डेविएट हो जाती है। एक्चुअल जो इंसिडेंट रे है वो प्रिज्म से पास होने पर जब इमर्ज होती है, तो इमर्जेंट रे है वो अपने एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पास से डेविएट होके आती है। तो कितना डेविएट होती है वो एंगल मेजर कर लेते हैं, तो दैट एंगल इज टर्म्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसकी डेफिनेशन बेटा आती है एग्जाम में, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल एट विच द ray of light while passing through a prism deviates from its actual straight line path, that is known as angle of deviation। जो एंगल, जिस एंगल से वो एक्चुअल रे जो है प्रिज्म से पास होने पे अपने एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पास से जिस एंगल से डेविएट होती है, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ अगर कंपेयर करते हैं दोनों रिफ्लेक्शन को, तो क्या है, यहाँ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल थे, लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, दोनों अलग जा रही है।
ये प्रिज्म में भी जो है तो ट्रांसपेरेंट मीडियम, रिफ्लेक्शन भी हो रहा, लेकिन फिर भी वो पैरेलल नहीं जाती। क्यों? ऐसा इसलिए है बेटा कि एक प्रिज्म की एक पर्टिकुलर शेप है, बिकॉज ऑफ दिस पेक्युलर शेप ऑफ द प्रिज्म इमर्जेंट रे डज नॉट ट्रेवल पैरेलल टू इंसिडेंट रे। वो उसके पैरेलल नहीं जाती है, वो अलग डायरेक्शन में चली जाती है, टर्न हो जाती है, बेंड हो जाती है, अपने एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पास से बेंड हो जाती है प्रिज्म से जब बाहर आती है तो। और वो जिस एंगल से बेंड होती है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और इसका हम क्या बात करते हैं कि रे ऑफ लाइट व्हाइल कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल स्ट्रेट लाइन पाथ एंड द एंगल थ्रू व्हिच इट डेविएट्स फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन पाथ दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एज ए होल आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म हुआ। और यहाँ भी अगर हम बात करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, इस सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन। लेकिन एज ए होल बोलता हूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलते हैं इसको, है ना। ये इसको R1 कह दिया अपन ने, ये इसको फिर R2 कह दूंगा, I2, और ये इक्वल टू E भी एक पर्टिकुलर कंडीशन में होगा, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये एज ए होल आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। कोई डाउट मेरे ख्याल में बचा नहीं होगा आपके लिए, है ना। एवरीथिंग इज क्लियर एंड रिटन ऑन द बोर्ड आल्सो। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि व्हाट इज कैसे एंगल कैसे रिफ्लेक्शन लाइट का होता है जब वो प्रिज्म से पास होती है, और इसको कंपेयर कर सकते हैं कि स्लैब और इनमें क्या कंडीशन है ना। तो आपका कंपैरिजन भी यहाँ डायग्राम का है और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर शेप ऑफ द प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे, वो उसके पैरेलल नहीं जाती है, वो बेंड हो जाती है एक एंगल से, वो डेविएट हो जाती है अपने स्ट्रेट लाइन पास से एक एंगल से, उस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। क्या होता है डिस्पर्शन? हम बात करते हैं। एबीसी एक ग्लास प्रिज्म है, एबीसी एक ग्लास प्रिज्म है और एबी और एसी उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं, है ना। तो एक बीम ऑफ व्हाइट लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और वो पॉइंट पी पे स्ट्राइक करती है सरफेस एबी पे। और जब ये सरफेस एबी पे स्ट्राइक करती है तो क्या देखते हैं हम कि जैसे वो प्रिज्म के अंदर जाती है तो रिफ्लेक्शन तो होता है, और रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है? रेयर टू डेंसर मीडियम। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जब व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर ट्रेवल करती है तो वो डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और फाइनली फिर जब वो इमर्ज होके आती सरफेस एसी से तो भी वही 7 कलर हमको इमर्जेंट रे की फॉर्म में भी बाहर की तरफ मिलते हैं। मींस एयर मीडियम में फिर से दो रिफ्लेक्शन होते हैं, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। तो फाइनली जब ये रेज इमर्ज होके आती सरफेस एसी से, देन व्हाट वी विल गेट, हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 7 डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, और वो 7 डिफरेंट कलर्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या है यहाँ पे जो 7 कलर्स उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, VIBGYOR, शॉर्ट में याद रखने के लिए। ये विब्ग्योर, इसको क्या बोलते हैं? विब्ग्योर, याद रखने के लिए। V फॉर वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये 7 कलर की बैंड हमको इमर्जेंट रे की फॉर्म में मिलती है। जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो एज ए इमर्जेंट रे वी विल गेट बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स की बैंड मिलती है। इसको हम बोलते हैं विब्ग्योर शॉर्ट में, है ना। तो ये जो 7 कलर्स होते हैं ये व्हाइट लाइट के कंपोनेंट हैं। तो जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन मैंने लिख रखी है आपके लिए। The phenomena of splitting of white light into its component color on passing through a glass prism is called dispersion of light. जो जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, और ये जो 7 कलर्स जो मिलते हैं, ये बैंड ऑफ 7 कलर है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो इसकी भी डेफिनेशन होती है, द बैंड ऑफ 7 कलर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ओके, क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? So when a beam of white light passes through the prism and band of 7 color obtained on the screen while coming out of the prism, that is known as spectrum of white light.
ओके, तो ये डिस्पर्शन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये स्पेक्ट्रम की भी। चाहे तो आप मेरे को लिख दिया देता हूँ आपको। The beam of seven color obtained on the screen when a white light passes through the glass prism is called spectrum of white light। तो ये स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन भी हो गई आपकी। अभी हम देखते हैं कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर बैंड क्यों मिलती है हमें, कैसे ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन आता मतलब अगर हालांकि आपको कोर्स में इतना डिटेल नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कि इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। अगर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाए, इसलिए आपको ये डिस्कस करना जरूरी है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन, तो क्या होता है रीजन कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है। ये जो 7 कलर्स अपने को मिल रहे हैं वायलेट टू रेड, तो ये 7 कलर्स जो अपने को इमर्जेंट रे के फॉर्म में दूसरी तरफ मिलते हैं, इन्हीं 7 कलर से मिलके व्हाइट लाइट बनी है। और ये जो 7 कलर्स हैं, इन सब 7 कलर्स की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है, इनकी सबकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ होती है। रेड कलर की सबसे ज्यादा है वेवलेंथ और वायलेट कलर की सबसे कम है। रेड से वायलेट आएंगे तो वेवलेंथ कम होती जाती है और वायलेट से रेड जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। और इसी के कारण आप यहाँ देखते हैं कि जब 7 कलर्स जो है इनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है और इनकी डिफरेंट वेवलेंथ होने के कारण इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होंगे ग्लास मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने से क्या होगा, इनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी, कि ये आपस में सब रिलेटेड है। वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड, ये आपस में रिलेटेड है। और इन सब का रिलेशन फिर किससे होता है, एंगल ऑफ डेविएशन से। कि वेवलेंथ और सिंपली अगर आप बात करें, इतना डिटेल ना जाते हुए हम केवल इतना ही बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट वेवलेंथ ऑल द 7 कलर्स bends with the or deviates with the different angle of deviation। जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा इन 7 कलर्स का वो डिफरेंट होगा। सभी कलर का एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। और ये कितना कैसे होता है वो बहुत डिटेल अगर बात करें तो वो हायर क्लास में है, उसका रीजन पूरा एक्सप्लेनेशन है फार्मूले के साथ। आपको केवल अभी यहाँ इतना ही याद रखना है कि सबकी वेवलेंथ डिफरेंट है और डिफरेंट वेवलेंथ होने से इन सब कलर का डेविएशन भी डिफरेंट होगा। ऑल दिस कलर्स deviate through the different angle while passing through the prism। प्रिज्म से पास होने पर वो सभी कलर जो है वो डिफरेंट एंगल पे डेविएट होते हैं एंड इसी कारण से वो हमें सेपरेट होके नजर आते हैं जब प्रिज्म से बाहर आती है। फाइनली जो रेज बाहर आती हैं तो वो 7 कलर्स अपने को सेपरेट होके क्यों दिखते हैं, क्योंकि सभी का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट है, सभी डिफरेंट एंगल से डेविएट होते हैं। इस कारण से अपने को सेपरेट कलर्स की फॉर्म में नजर आते हैं और इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। और ये पूरी फिनोमेना पूरी जो फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। और ये सबसे पहले ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था कि बीम ऑफ व्हाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है। मींस हमें स्पेक्ट्रम मिलता है व्हाइट लाइट का। स्पेक्ट्रम कब मिलता है, जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करवाते हैं। अब न्यूटन ने उसको वेरीफाई भी करना चाहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये मैजिक कैसे हुआ, कि मैंने तो इसमें इंटर जो करवाई थी वो तो व्हाइट लाइट इंटर करवाई थी, लेकिन जब दूसरी तरफ से निकल के आई तो वो 7 कलर्स की लाइट आई। तो ये तो बड़ा जादू है यार, है ना। तो क्या प्रिज्म कलर प्रोवाइड करता है इस लाइट को, जब इंटर होती है तो क्या प्रिज्म के कारण ये कलर हो रहे हैं? तो उसको वेरीफाई करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया न्यूटन ने। उन्होंने क्या किया, ये जो 7 कलर्स हैं स्पेक्ट्रम की जो 7 कलर्स हैं उसमें से फिर एक पार्टी किसी भी कलर को ले लिया उन्होंने, कोई जरूरी नहीं किसको लें, किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। कैसे कि उन्होंने एक यहाँ पे एक शीट लगा दी और एक फाइन होल बना दिया जिसमें से एक पर्टिकुलर कलर ही निकल पाए, बाकी सब ब्लॉक कर दिया। एक स्क्रीन लगा के, शीट लगा के ओपेक स्क्रीन लगा दी और उसमें फाइन होल कर दिया। तो एक पर्टिकुलर सपोज फॉर एग्जांपल की येलो कलर है, येलो कलर को उन्होंने बाहर आने दिया, बाकी को रोक लिया। और इस येलो कलर को फिर से उन्होंने क्या किया, एक दूसरे प्रिज्म पे स्ट्राइक करवाया, ये यहाँ पे आके इस पे स्ट्राइक किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जब ये प्रिज्म से येलो कलर जब आता है, ये येलो लाइट है तो प्रिज्म में भी येलो रहता है और जब दूसरे एंड से बाहर आती है, एडेज बीडेज सीडेज बोल देते हैं इसको, तो इस प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट बाहर आएगी तो क्या मिलता है अपने को, येलो ही रहती है। मीन्स वो लाइट के फिर से वो किसी कलर में डिवाइड नहीं होती है, कोई स्प्लिटिंग नहीं होती है, मीन्स येलो ही मिलेगा। या अगर ग्रीन लेंगे तो वो ग्रीन ही मिलेगी, रेड लेंगे तो रेड ही मिलेगी। तो इससे न्यूटन ने क्या कंक्लूड किया कि
प्रिज्म डज नॉट प्रोवाइड एनी कलर टू द लाइट पासिंग थ्रू इट, मतलब प्रिज्म से जो लाइट पास हो रही है वो प्रिज्म कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और यहां से उन्होंने कंक्लूड किया, उन्होंने यहां से निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूड किया कि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। कौन से 7 कलर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन सभी 7 कलर से मिलकर व्हाइट लाइट बनी है। ये इन्होंने इस सेकंड एक्टिविटी को परफॉर्म करके और वेरीफाई कर दिया कि बीम ऑफ व्हाइट लाइट इट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। और जब वो प्रिज्म से पास करवाते हैं, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो उस व्हाइट लाइट को उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट कर देता है। इज इट क्लियर? और यही फिनोमेना डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। फिर उन्होंने एक एक्टिविटी की, उनका इतने से भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर उन्होंने कंफर्म किया इसको वेरीफाई करने में। यहाँ तो वेरीफाई हो ही गया कि व्हाइट लाइट से बनी है ना, व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी, लेकिन उन्होंने फिर भी एक प्रैक्टिकल और परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया, बीम ऑफ व्हाइट लाइट उसमें से पास करवाई, ये प्रिज्म है, ये व्हाइट लाइट की बीम गई, तो ये क्या हुआ, ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, रेड, वायलेट, बाकी 7 नहीं बना रहा हूँ 5 बीच के। और एक दूसरा प्रिज्म और लिया और उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया इसके साथ में, इस प्रिज्म के लगा के इन्वर्टेड पोजीशन में। तो ये जो 7 कलर्स हैं, ये क्या हुआ, ये इधर स्ट्राइक करे इस प्रिज्म पे RV, और ये जब यहाँ से जाएंगे तो ये फिर ऐसे मिल जाते हैं, ये RV, और फाइनली जो रे इमर्ज होके आती है वो फिर से क्या हो जाती है, कि यहां से व्हाइट लाइट इंटर हुई, पहले प्रिज्म से, दूसरे प्रिज्म से जब वो रे इंटर हुई तो क्या हुई, पहले प्रिज्म से जब पास होगी तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी व्हाइट लाइट, क्योंकि हमने बात की कि भाई अभी हमने कंक्लूड किया था, लेकिन वो फिर भी श्योर होना चाहते, तो ये 7 कलर्स में जब स्प्लिट हुई तो ये जो स्प्लिटेड 7 कलर है, एक दूसरा प्रिज्म उस प्रिज्म के साथ इन्वर्टेड पोजीशन में उल्टा रखा और उसमें से ये 7 कलर्स को पास करवाया। तो क्या देखते हैं कि ये जो 7 कलर ये रिकम्बाइन हो जाते हैं, ये अगेन मिक्स हो जाते हैं दूसरे सरफेस पे आके, और एज अ रिजल्ट जो फाइनल इमर्जेंट रे मिलती है सेकंड प्रिज्म से, वो कैसी होती है, व्हाइट कलर की बीम मिलती है हमें, अगेन विल गेट बीम ऑफ व्हाइट लाइट। और यहां से उन्होंने इससे फिर 100% वो श्योर हो गए कि प्रिज्म डज नॉट प्रोवाइड एनी कलर टू द लाइट पासिंग थ्रू इट, प्रिज्म कोई कलर प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये व्हाइट लाइट ही जो है वो 7 कलर से मिलके बनी है, और वो जब प्रिज्म से पास होती है तो वो अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट हो जाती है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी फिनोमेना को डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? या कोई डाउट है किसी को? मैं नहीं सोचता अब कोई डाउट किसी के पास रहा होगा, क्योंकि अपन ने रीजन भी वेरीफाई कर लिया कि क्यों होता है, और ये प्रूव भी कर दिया कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी को लेके एक और एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल लाइट से जुड़ा हुआ है डिस्पर्शन का, रेनबो। सबने देखा होगा रेनबो बेटा, बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में क्या होता है, स्काई में आपको रेनबो दिखता है ना, दिखता है, तो रेनबो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या है, रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम, रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई जस्ट आफ्टर ए रेन शावर। ये जो नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जब थोड़ी हल्की बारिश होती है और जब सनलाइट वापस निकल आती है, धूप निकल आती है बारिश में ही, तो जब सनशाइन करता है रेन शावर के बाद, तो ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम जो है वो अपने को आसमान में दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं रेनबो, है ना। तो रेनबो कैसा दिखता है आपको, अगर आप देखते हैं तो आसमान में ऐसा दिखता है बो के शॉट में, क्योंकि अपना एटमॉस्फेयर स्फेरिकल है, तो ये ऐसे 7 कलर्स आपको मिलेंगे, ये 7 कलर्स मिलते हैं, वही VI VG YOR विब्योर, है ना। तो ये कैसे होता है, ये इसको हम समझने के लिए एक बात करते हैं कि यहाँ पे एक रेन ड्रॉप ले लिया हमने, सर बूंद तो बहुत बड़ी बनाई है आपने, बोलेंगे आपने, है ना बेटा, डायग्राम समझाने के लिए बड़ी बूंद ली है, बूंद तो बहुत छोटी छोटी सी होती, बूंद तो इतनी इतनी सी होती पानी की बूंदें तो, है ना, लेकिन ये डायग्राम से हम समझा रहे कि ये डिस्पर्शन नेचर में कैसे होता है सनलाइट का, जब वो वाटर ड्रॉप से स्ट्राइक करती है। तो ये रेनबो इज द एग्जांपल ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट,
है ना, विच अपीयर्स इन द स्काई, कि स्काई में अपने को दिखता है, कब दिखता है, रेनी सीजन में जब रेन शावर होती है और उसके बाद एकदम से सन निकलता है ना, जब सन एकदम अपीयर हो जाता है तो उस कारण से वो सनलाइट जो आती है तो वो उसके कारण रेनबो दिखना शुरू होता है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, कि जब रेन शावर होती है, जब हल्की बारिश होती है, बूंदाबांदी होती है, तो देयर आर सो मेनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर, बहुत छोटी छोटी बूंदे एटमॉस्फेयर में होती हैं। और जब सनशाइन करता है तो जो सनलाइट आ रही है, that sunlight enters into the tiny droplet suspended in the atmosphere, वो जो एटमॉस्फेयर में जो छोटी छोटी बूंदे हैं वहां पे उनसे टकराती है और डिस्पर्स हो जाती है। जब वो सनलाइट जो है ड्रॉपलेट से स्ट्राइक करती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है ड्रॉपलेट के अंदर, और डिस्पर्शन हो जाता है तो इस कारण से अपने को रेनबो दिखता है। लेकिन वो कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो देखिए आप पूरा डिटेल समझते हैं क्या होता है एक्चुअल में। ये व्हाइट लाइट सन की आ रही है ना, और ये वाटर ड्रॉपलेट है, एक एक ड्रॉप सन में ये एग्जांपल, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स होती है रेन शावर के बाद। एक रे आती है और वो जैसे ही सरफेस पे, आउटर सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होगा। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रेयर टू डेंसर मीडियम। तो ये सबसे पहले जो फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और जैसे रिफ्लेक्शन के बाद वो इंटर करती है ड्रॉपलेट के अंदर तो ये हो जाता है फिर यहाँ पे इन रेस का डिस्पर्शन। फिर हो जाता है इन रेस का डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मींस जो व्हाइट लाइट है वो अपने कंपोनेंट कलर में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है जैसे इंटर करती है। और ये जो डिस्पर्स रेज होती हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, ये रिफ्रैक्शन था, ये रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन मींस ये जो रेज है वो जब इनर सरफेस में स्ट्राइक करेगी तो ये यहां से बाहर नहीं आएगी रिफ्लेक्ट होके। बोले सर अभी तक तो आपने इतना ही पढ़ाया कि जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में कोई एयर से कोई रे इंटर करती है तो दूसरी सरफेस से वापस वो उस मीडियम से एयर में आ जाती है रिफ्लेक्ट होके, है ना। बिल्कुल मैं आप सही कह रहे हो बेटा, ऐसे ही पढ़ाया अभी तक। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर कंडीशन है, क्यों होता है वो हम सीनियर क्लास में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको अभी बेसिक इतना बताता हूँ कि ये जो डिस्पर्स होके जो रेज आती है वो एक पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे जो होता है उस पर्टिकुलर एंगल पे जब स्ट्राइक अगर होगी तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होके अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, सीनियर क्लास में डिटेल पढ़ने वाले हम, है ना। अभी केवल इतना ध्यान रख लेना आपको कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन होती है उसमें ये जब रे स्ट्राइक करेगी उस पर्टिकुलर एंगल पे तो वो रिफ्लेक्ट ना होके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है ड्रॉप के अंदर ही। इसको बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं लेकिन शॉर्ट में हम इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है एक पर्टिकुलर एंगल पे जब स्ट्राइक करेगी रेज जो है डिस्पर्स रेज अंदर ड्रॉप के, तो वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ड्रॉप के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और वो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो फिर अगली सरफेस पे जब यहाँ आएगी तो फिर से यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन। अब ये जो आप जो कह रहे थे, आप सोचते हैं कि ये और ये यही हो जाना था, लेकिन ऐसा ना होके वो इस तरह से होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये यहीं से तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन ये प्रोसेस है बेटा, ये होता है, ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन के ऐसा क्यों होता है। ये जो ड्रॉपलेट है ये भी एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स रेन शावर के बाद रहती है एटमॉस्फेयर में, वो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करती है और वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है और ये फिनोमिना अंदर होता है। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर, ये ऐसा इसलिए होता है कि ये जो स्फेरिकल शेप है ड्रॉपलेट का, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती है, इसलिए ये यहाँ से बाहर नहीं आती है और ये यहाँ पे आके इस सरफेस से फिर इमर्ज होती है और वो अपने को स्पेक्ट्रम की फॉर्म में यहाँ बाहर मिलती है 7 कलर्स। और ये जो स्पेक्ट्रम है वो अपने को रेनबो की फॉर्म में ऐसा दिखाई देता है कुछ इस तरह से। बोलेंगे सर ये तो सीधी निकल, सीधा क्यों नहीं दिखता हुआ है, क्योंकि स्फेरिकल शेप में अपना एटमॉस्फेयर है तो वो ऐसा दिखाई देगा। तो ये सिचुएशन यहाँ पे। लेकिन अब इसके लिए भी एक कंडीशन है कि रेनबो जब बनता है, अभी अपन ने बात की कि ये नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है सनलाइट का, जब रेन शावर के बाद नजर आता है। तो ये कैसे है कि सन जो है, रेनबो ऑलवेज अपीयर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि सन, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, इधर फेस करके खड़ा हूं, सन इधर है तो मैं रेनबो इधर देख पाऊंगा, इधर मुझे रेनबो नजर आएगा। और मैंने फेस इधर कर लिया तो सन इधर अगर होगा तो मेरे को रेनबो इधर नजर आएगा।
सन भी इधर है और मैं इधर ही देख रहा हूँ तो रेनबो नहीं दिखेगा। रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ये इसेंशियल कंडीशन है रेनबो की फॉर्मेशन की, ये ध्यान रखना बेटा। इस रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो बनता है। तो ऑब्जर्वर की जो स्पीड है, बेक ऑब्जर्वर का है, वो सन की तरफ होना चाहिए रेनबो ऑब्जर्व करने के लिए। समझ गए? ये एक एग्जाम्पल हो गया नेचुरल फिनोमिना का, कि नेचर में जो अपने प्रकृति में कैसे, कि अपनी डेली लाइफ में हम कैसे देख पाते हैं डिस्पर्शन को। तो डिस्पर्शन का एक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल है। रेनबो ऐसा नहीं कि बारिश के दिनों में रेन शावर होगी तभी दिखेगा, या सनी डेज में भी देख सकते हैं। धूप जब रहती है, बिल्कुल एकदम खुला मौसम है, धूप तेज है, तब भी दिखता है। कब? लेकिन वो कब दिखता है? फाउंटेन्स जो होते हैं, फाउंटेन्स से जब पानी निकलता है काफी हाइट पे, या जो काफी हाइट पे वाटरफॉल जो होते हैं, तो वो वाटरफॉल या फाउंटेन्स होते हैं, वो उसके पानी, उस पानी से जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कि उनसे भी ड्रॉप, जब वाटरफॉल से में जो पानी गिर रहा है तो छोटी छोटी बूंदे भी होती है एटमॉस्फेयर में उसकी, या फाउंटेन से जब पानी स्प्रेड हो रहा है तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होंगी एटमॉस्फेयर में। तो जब सन शाइन करता है और उन ड्रॉपलेट पे जब स्ट्राइक करेगा तो फिर से वही ये पूरी प्रोसेस होगी। कंडीशन वही रहेगी कि आपका बेक सन की तरफ होना चाहिए, और फाउंटेन या जो आपका वाटरफॉल है उसको देख रहे हैं आप, उसके थ्रू देखते हैं तो आपको रेनबो नजर आएगा सनी डेज में भी। इज इट क्लियर? तो ये आपका एक रूटीन लाइफ से, डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल हो गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट का। अब नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन।